हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पे। मैं सृष्टि आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे हमारे एक कोर्स के बारे में जो कि आज ही लॉन्च होने जा रहा है आपकी ज्योग्राफी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो इस कोर्स के बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ज्योग्राफी का कोड आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है। ये कोड है HUPQP08। ज्योग्राफी का आप जब सीयूईटी पीजी के लिए आप ज्योग्राफी का फॉर्म डालेंगे तो आप इस कोड का यूज करके फॉर्म डालेंगे ज्योग्राफी के लिए। तो सिलेबस जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। ये जो एग्जामिनेशन है इसका क्या पैटर्न है। तो जैसा कि हम जानते हैं 2023 तक जो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन होता था वो 100 मार्क्स का होता था। 100 क्वेश्चंस में आपके जो 25 क्वेश्चंस होते थे, 25 क्वेश्चंस ये जनरल टेस्ट का होता था और इसमें 75 क्वेश्चन जो होते थे ये आपके मेन सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट से होता था। और ये जो होता था तो ये क्वेश्चन 400 मार्क्स का होता था। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था, तो ऐसे टोटल मार्क्स आपके 400 हो गए। इस बार से आपका पैटर्न चेंज हुआ है और एनटीए ने ये 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन का जो जनरल टेस्ट है इसको रिमूव कर दिया आपके सिलेबस से। अब आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस का एग्जाम देना, इतने ही क्वेश्चन का आपको एग्जाम देना है, इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। तो ये 75 क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये 75 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है ज्योग्राफी के लिए ये क्या है हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम जानते हैं कि थोड़ा वास्ट है। तो इसको इजी बनाने के लिए एनटीए ने आपके पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी का। ये पहला पार्ट जो है ये खुद 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसका पहला सेक्शन पार्ट ए फिजिकल ज्योग्राफी का पहला सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में, अर्थ की ओरिजिन के बारे में। इसमें जो अर्थ की ओरिजिन में जो थ्योरीज है इनके बारे में, सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंट थ्योरीज अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के रॉक्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया हमारा, इग्नियस रॉक्स हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बारे में डिटेल से हम इस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं, क्रस्ट पे जो मिनरल्स हैं, वो कितने टाइप के मिनरल्स है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के भी बारे में पढ़ेंगे कि जैसे अर्थ का जब से ओरिजिन हुआ वहां से लेकर अभी तक का जो समय है इसमें कौन से एरा में, कौन से एज में कौन कौन से घटनाएं, पहले मरीन एनिमल्स आए, फिर डायनासोर्स आए, वो कब आए, कौन से पीरियड में आए, कौन से पीरियड में कौन से एरा में आए, इन सब चीज के बारे में हम इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जानेंगे। फिर हम अर्थ सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि कहीं पे प्लेट्यू है, माउंटेन है, जो अर्थ एक तरीके का समतल नहीं है हर जगह, वो ऐसा क्यों है, कहीं पे हाइट ज्यादा है, माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, प्लेन है। तो ऐसा अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, कैसे बना, ये कौन से फोर्स से ये सब चेंजेस आ गए अर्थ में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर लैंडफॉर्म्स के बारे में, वही कि लैंडफॉर्म्स हमारे कैसे बन गए। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो कैन्यन बन जाते हैं रिवर की वजह से, रिवर की फ्लो की वजह से वो इरोड कर देता है, तो वहां पे हम कैन्यन बन जाता है। जो चट्टान होती है वो किनारे किनारे से कट जाती है अर्थ की फ्लो रिवर के फ्लो की वजह से, तो उसी को हम कैन्यन कहते हैं। तो वो सब ऐसे टाइप के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि विंड के फोर्स से, ग्लेशियर के फोर्स की वजह से, जब ग्लेशियर मूव करता है तो उसके फोर्स की वजह से फॉर्म हो जाते हैं। इन सब के बारे में हम ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स इनमें पढ़ेंगे। और फिर है कि ये लैंडफॉर्म्स बनने के पीछे रीजंस होते हैं। कुछ रीजन एक्सोजेनिक
प्रोसेस की वजह से होता है और एंडोजेनिक प्रोसेस की भी वजह से होता है। एंडोजेनिक प्रोसेस मतलब कि अर्थ के नीचे जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहे हैं, वो सब एंडोजेनिक प्रोसेस में आती हैं। तो इन सब चीजें को हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका फूल्स, फॉल्ट, डोम, ये सब कैसे बनता है, ये सब एंडोजेनिक प्रोसेस में आता है, ये पढ़ लेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेस में हम वेदरिंग, मास वेस्टिंग, और इसके इस वेदरिंग और मास वेस्टिंग से जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं, जो स्थलाकृतियां बन जाती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। इसमें हम अर्थ के बारे में, ओरिजिन के बारे में, उसके लैंडफॉर्म्स के बारे में ये सारा चीज डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में और इमेज के साथ। जहां आपको समझने में दिक्कत आएगी कि ये लैंडफॉर्म कैसा होता है, वहां पे हम इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपका सेक्शन 2 है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी सुन के ही लगता है कि इसके बारे में हम इसमें क्या पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही समझेंगे। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में समझ लेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट में, ये हम इसमें समझ लेंगे। फिर है एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटमॉस्फेयर में क्या कौन कौन सी एयर है। उसमें तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, तो कौन कौन सी गैसेस है, गैसेस के अलावा भी कुछ हैं, इन सब चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, जो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं, टोपोस्फेयर से लेकर एक्सोस्फेयर तक, तो इन सब लेयर्स के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, किसका क्या टेम्परेचर होता है, इन सब चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका हीट बजट, इसी में हम हीट बजट को भी पढ़ेंगे। फिर आता है आपका दूसरा सब टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे पूरे अर्थ में। हॉरिजॉन्टली यानी कि अगर हम वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में जाएं तो वहां पे क्या कैसा प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर, लो प्रेशर फॉर्म होने के पीछे का क्या रीजन है, ये हम जान लेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जान लेंगे इसका। और उसके बाद है विंड्स एंड देयर कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन। विंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कितने तरीके की विंड्स होती हैं। पहले तो प्लेनेटरी विंड, पीरियडिक विंड, जैसे कि आपके यहाँ भी लिखा हुआ है सिलेबस में, और लोकल विंड्स। लोकल विंड्स यानी कि हमारे जो वेरियस जो वर्ल्ड में जो वेरियस कंट्रीज हैं, वहाँ पे अलग अलग जो लोकल विंड चलती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, आपने नॉर्दर्न इंडिया में सुना होगा लू, तो उसी तरह दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी वहाँ की लोकल विंड चलती है। कोई वार्म होती है और कोई कोल्ड विंड होती है। तो इन सब के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और फिर ये विंड जो होती है, इनका सर्कुलेशन का क्या कारण, कॉज क्या है, कैसे विंड मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे मूव करती है, ये सब चीज हम इस वाले में पढ़ेंगे। फिर आपका हो गया ऐसे ही टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर। टेम्परेचर चेंज होने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पूरे अर्थ में। लैटिट्यूड वाइज भी हम देखेंगे और लॉन्गिट्यूड भी समझ लेंगे कि जो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लैटिट्यूड वाइज, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेंगे पूरे अर्थ में कैसे होता है टेम्परेचर का। तो ये हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। और फिर हम टेम्परेचर इन्वर्जन को समझ लेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन आखिर क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे इसको हम समझते हैं, कहाँ पे हम कौन कौन सी कंडीशन में हमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, ये सब हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। जैसे कि हमने ये प्रेशर का पढ़ा, वैसे ही हम मॉइस्चर का भी पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है आपका ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लेंगे, ह्यूमिडिटी के टाइप्स, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है आपका वाटर साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसके बारे में हम इस यहाँ पढ़ेंगे। और फिर मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनसून कैसे आता है। फिर मॉनसून हमारे इंडिया में ही बस आता है या फिर और कहीं किसी और देश में भी मॉनसून जैसे विंड है, वहां पे भी कैसे बारिश होती है, मॉनसून से कैसे बारिश होती है हमारे इंडिया में, ये हम देख लेंगे। मॉनसून विंड के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर आपका ये लास्ट जो सब टॉपिक है इस वाले सेक्शन का, वो है एयर मासेस एंड फ्रंट्स। इससे हम पढ़ेंगे कि एयर मासेस किसको कहते हैं, फ्रंट्स किसको कहते हैं, कितने तरीके के फ्रंट्स हैं,
जैसे कि लास्ट ईयर मैं देख सकती हूँ, मैंने देखा था आपके फ्रंट से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ऑक्लूडेड फ्रंट है उसके बनने के पीछे क्या रीजन है, वो ऑक्लूडेड फ्रंट्स बनते कैसे हैं, ये हम इस वाले सेक्शन में देख लेंगे। और फिर है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। एटमॉस्फेयर में हमारे डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं, जैसे कि हम कभी देख रहे हैं कि गर्मी हो रही है तो हमेशा वेदर वैसा नहीं रहता, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाते हैं प्रेशर चेंज होने की वजह से और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो क्या डिस्टर्बेंसेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हम यहाँ देख लेंगे। जैसे कि हम साइक्लोन के बारे में सुनते हैं, तो साइक्लोन भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ही है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल रीजन में आने वाले साइक्लोन को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और टेम्परेट रीजन में जो आता है उसको टेम्परेट साइक्लोन। तो इन दोनों के बारे में, साइक्लोन कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर है आपका एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के क्या कंडीशन बनते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है और नदर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। एल नीनो, ला नीना, ये सब एल नीनो और ला नीना जो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस ही है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे इस वाले सेक्शन में। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी फेनोमेना हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम कहीं देखते हैं ज्यादा ही गर्मी हो जा रही है, टेम्परेचर जो कभी 50 डिग्री से ऊपर जाता नहीं था, आज हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री से अबव चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब चीज हम इस वाले में पढ़ लेंगे। फिर यही आता है कि रोल ऑफ क्लाइमेट क्या है ह्यूमन लाइफ में, क्लाइमेट का क्या रोल है हमारे लाइफ में, ये सब हम देख लेंगे। फिर इसका इम्पैक्ट, इसके पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। इसके क्या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंक्रीज होने से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या क्या कॉज, क्या इसके पीछे का रीजन है कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए इसके सुधार के लिए, ये सब भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। और फिर है आपका जो सिलेबस है उसी को हिंदी में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, वो हिंदी माध्यम में सिलेबस नहीं है, वो सारा इंग्लिश में ही एनटीए ने प्रोवाइड कराया है, तो हम आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी उस सिलेबस को हमने यहाँ पे दे दिया है। और फिर है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है ओशियनोग्राफी यानी समुद्री विज्ञान। इसमें हम पढ़ते हैं कि समुद्र का जो रिलीफ फीचर्स है, समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो भी समतल नहीं है, उसमें भी कहीं कहीं आप देखेंगे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, कहीं पे खाई है, ट्रेंचेस जिसको कहते हैं, डीप्स जिसको कहते हैं, तो इन सब चीज के बारे में हम यहाँ पर, जैसे कि हिप्सोग्राफिक कर्व होता है एक, हिप्सोग्राफिक कर्व में ही हम देखते हैं कि जो टोपोग्राफी है ओशियनिक फ्लोर का, जो ओशियन के नीचे जो फ्लोर है उसका टोपोग्राफी कैसा है, ये हम इसमें तो हिप्सोग्राफिक कर्व में देखते हैं। और फिर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये सब इसी का कंपोनेंट है, हिप्सोग्राफी कर्व का ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, एबिसल प्लेन, ट्रेंचेस, रीफ्स, ये सब इसी के कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर जो अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इन ओशियन में क्या डिफरेंसेस है और इनके रिलीफ फीचर, यानी कि इन सब ओशियन की का जो फ्लोर है, इनके अंदर जो रिलीफ फीचर है सरफेस पे, उनमें क्या डिफरेंस है, ये भी हम इस वाले में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मरीन डिपॉजिट्स, कि जो मरीन डिपॉजिट्स हैं यानी कि समुद्री निक्षेप, जो समुद्र के अंदर जो डिपॉजिट है, या तो फिर जैसे प्लांट्स और एनिमल जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वहां पे ही वो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी वजह से ये कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोरल रीफ्स का कैसे फॉर्मेशन होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और उस एरिया के लिए, जिस एरिया में कोरल रीफ्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, ये साफ पानी वाले एरिया में होता है, तो इन सब के ये बारे में कोरल रीफ क्या है और ये इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है
और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वहाँ के इन्वायरमेंट में, ये सब हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 3 का ही नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड सीज। जो ओशन और सीज में हम जानते हैं कि सलाइन वाटर होते हैं, लेकिन इसकी जो सैलिनिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। सारे सीज और सारे ओशन में एक तरह की सैलिनिटी नहीं होती है। कहीं पे कि हम देखेंगे ज्यादा सलाइन वाटर है, कहीं पे कम सलाइन वाटर है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, सलाइन होने के पीछे का क्या रीजन है, कहाँ पे ज्यादा सैलिनिटी हम देखते हैं, कहाँ पे कम सैलिनिटी देखते हैं, वाटर के सरफेस पे ज्यादा सैलिनिटी होती है या उसके डेप्थ पे ज्यादा सैलिनिटी होती है, ये हम सब जानेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का भी, ये हम पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। फिर आता है आपका सेक्शन 4 जो कि है बायोजियोग्राफी। इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स के बारे में, बायोम्स के बारे में, कि वर्ल्ड में मेजर बायोम्स है, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड्स। तो इन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कौन से ग्रासलैंड्स हैं, ये सब के बारे में हम इस वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे। फिर आपका इकोसिस्टम होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सब का बायोस्फीयर का जो बेसिक्स है वो हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर है आपका फंक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स और फूड वेब, फूड चेन। इन सब में ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी फ्लो होती है, आपने पहले जूनियर क्लासेस से पढ़े होंगे, ऐसे होते हैं। इसमें हमारे इकोसिस्टम में कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है यहाँ पे सबसे नीचे बेस में, फिर होता है कंज्यूमर्स आते हैं, फिर इसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर यहाँ पे एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं जो कि इनको खाते हैं। तो इन सब में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, प्राइमरी कंज्यूमर से प्राइमरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, ये प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर यहाँ एपेक्स तक कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, ये सब हम इस वाले सेक्शन में एनर्जी फ्लोज में देखेंगे। ऐसे ही हम फूड चेन और फूड वेब का भी जो एनर्जी फ्लो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर आपका आता है जियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे कि हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, वैसे ही हमारा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, यानी कि जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है वो हमारे एटमोस्फेयर से हमारे थ्रू, यानी कि एनिमल, प्लांट्स और सॉइल के थ्रू होते हुए वापस एटमोस्फेयर में कैसे चला जाता है, ये हम पढ़ते हैं इस वाले सेक्शन। ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इस वाले सेक्शन में। उसके बाद आपका थर्ड जो इसका सब टॉपिक है वो है ह्यूमन इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट। जब ह्यूमन इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन करने लगता है तो उसके कुछ लॉसेस भी होते हैं। हम क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा देते हैं जाने अनजाने। तो वो जो हमारा तरीका होना चाहिए इन्वायरमेंट से डील करने का, हमारे सराउंडिंग से डील करने का, क्या एथिक्स होना चाहिए, हमें कैसे इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए उससे इंटरैक्ट करना चाहिए। हमें अगर रिसोर्सेज भी अगर इन्वायरमेंट से लेने हैं तो हम उसको बिना नुकसान पहुंचाए कैसे कवर कर सकते हैं, वो सब हम इसमें ह्यूमन इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट्स में देखेंगे। इसमें इन्वायरमेंटल एथिक्स है, हमें कौन से एथिक्स फॉलो करने चाहिए वो है इसमें। फिर आपका है इन्वायरमेंटल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या क्या हैं और डिजास्टर क्या क्या हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं फ्लड्स, ड्राउट आते हैं, वो सब हमारे इंटरैक्शन, ह्यूमन जो एक्सप्लॉइट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, जो करते हैं उनकी वजह से जो हजार्ड्स और डिजास्टर आते हैं उन्हीं को कहते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड और डिजास्टर्स। जैसे कि है ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और तरह तरह की पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। ये सारा ह्यूमन के इंटरैक्शन की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या रीजन है, ये कैसे होता है, अर्बन हीट आइलैंड जो एक नया कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम सब समझेंगे कि ये क्या होता है। फिर इसका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या है और हम कैसे इसको सुधार सकते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर क्या कौन सी पॉलिसीज हैं हमारे पास और कौन सी पॉलिसीज लानी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट है उसको अच्छे से एसेस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे हम इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है
वो है सेक्शन 5 फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक पहले वाले पार्ट ए में जो जो अभी तक हमने पढ़ा वही सेम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना है, यानी कि इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, कोस्टल एरियाज है और फिर डेजर्ट है, इन सब चीज के बारे में हम इस वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे। लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में बहुत, तो इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। किस किस तरह के सॉइल है, एक तरीके के सॉइल तो है नहीं इंडिया में, बहुत तरीके की सॉइल है, तो कौन से स्टेट में कौन सी तरह की सॉइल है, कौन सी एरिया में कौन सी तरीके की सॉइल है, वो सॉइल वहाँ पे कैसे आई, ये सब चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सॉइल के बाद उसमें वेजिटेशन भी तो आएगा, तो तरीके तरीके के वेजिटेशन भी हमारे अलग अलग स्टेट्स में, कौन से स्टेट में कौन सी तरीके की वेजिटेशन है, कहाँ पे कौन सी तरीके के फॉरेस्ट हैं, ये सब हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है इसका, फिर रेनफॉल कब होते हैं, क्या रीजन है, मानसून इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें पढ़ लेंगे। इंडिया के लोकल लोकल विंड्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये आपका इंडिया का क्लाइमेट वाला सेक्शन हो गया। अब है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इंडिया में कौन से स्टेट में कौन से मिनरल का रिजर्व है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और अक्सर हमको ये इंफॉर्मेशन याद करने में प्रॉब्लम आती है कि मिनरल कहाँ पे है, कौन से स्टेट में कौन से मिनरल का रिजर्व है। तो ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक ये इंफॉर्मेशन याद रहे, क्योंकि आपके सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में नहीं, दूसरे एग्जामिनेशन में भी आपको इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ट्रिक से। और फिर है आपका पार्ट बी। पार्ट बी है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पे कि हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं पहले तो, कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सब चीज के, ह्यूमन का किसी एरिया में उसका पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, ये सारा हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो है, हमें पढ़ना है ज्योग्राफी थॉट। इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं एज अ डिसिप्लिन, हम पढ़ क्यों रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के कितने ब्रांचेस हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। फिर जैसे कि हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो अभी जो मॉडर्न ज्योग्राफी जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से पहले से तो नहीं था। ये स्कॉलर्स ने थ्योरीज दी, फिर वो थ्योरी रिजेक्ट हुई, कोई थ्योरी फिर कोई एक्सेप्ट हुई, तो ऐसे हमारा ज्योग्राफी भी इवॉल्व होके आया है। तो इस ज्योग्राफी को इवॉल्व करने में कौन कौन से स्कॉलर्स ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, ये हम इसमें जानेंगे। जैसे कि ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारे ज्योग्राफी के लिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम पढ़ते हैं। तो ये सब इन सब के अप्रोच के बारे में भी हम जानेंगे, इनके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और फिर है हमारा रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। अभी कैसे ज्योग्राफी को किस अप्रोच से देख रहे हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। डुअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज। ड्यूअलिज्म क्या होता है ज्योग्राफिक स्टडीज में, ड्यूअलिज्म का क्या है? ड्यूअलिज्म एक तरीके की फिलॉसफी है जिसमें हम एक ही कॉन्सेप्ट को दो थ्योरी से, दो नजरिए से देखते हैं। दो थ्योरीज दिए हैं स्कॉलर्स ने एक ही कॉन्सेप्ट के लिए। तो उन सब चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के स्टडीज में ड्यूअलिज्म का क्या रोल है, कैसे कनेक्ट है ड्यूअलिज्म इससे, ये हम पढ़ेंगे। इसमें आता है पैराडाइम शिफ्ट, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, ये सब पढ़ने का तरीका है, जो अप्रोच है, जो स्कॉलर्स ने अप्रोच दिए हैं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या ड्यूअलिज्म है, एक ही थ्योरी को हम दो तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर ये सब फिलोसफी का ज्योग्राफी में क्या रोल है, फेमिनिज्म का, स्ट्रक्चरलिज्म का, फिर ह्यूमनिज्म का, इन सब का कनेक्शन ज्योग्राफी से कैसे है, ये सब हम इसमें जानेंगे। फिर आपका आता है सेक्शन 7,
ये है, इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी कि पहले पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, कि जो हम देखते हैं कि किसी कंट्री में, जैसे कि अफ्रीका में देख लेते हैं, अफ्रीका और यूरोप के लोगों को अगर हम देखें तो उनमें काफी डिफरेंस हम देखेंगे उनके फेशियल फीचर्स में, हेयर में। तो ये सब फीचर क्यों हैं, कैसे इवॉल्व हुए, क्यों इवॉल्व हो गए, उसमें क्लाइमेट का कोई रोल है या नहीं, ये सब हम जानेंगे इसमें। उनके रेशियल फीचर्स क्या है, कैसे वो इवॉल्व हुए, उनको वो फिजिकल फीचर्स मिले कैसे, तो इन सब चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ मैनकाइंड में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रेशियल ग्रुप्स एंड कल्चर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन एडेप्टेशन कैसे होता है, वो कैसे किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। कहीं अगर ठंडी पे हैं तो जैसे कि नॉर्थ पोल में भी लोग तो रह रहे हैं, तो वो उतने ठंडी को, उतने कोल्ड क्लाइमेट को कैसे अडेप्ट करते हैं, अगर वो अडेप्ट करते हैं तो फिर उनके बॉडी में क्या चेंज आ जाती है, उनके कल्चर में क्या चेंज आ जाता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। इस वाले सेक्शन में हम यही सब देखेंगे कि उनका लैंग्वेज, कल्चर, बिलीफ, ये सब कैसे अलग अलग जो रेसेस है उनके अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, ये सब जो इवॉल्व होता है, ये कैसे इवोल्यूशन होता है, ये सारा हम डिवीजन ऑफ मैनकाइंड में देखेंगे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे हम देखते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन, नॉर्थ पोल पे तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी प्लेन एरिया में आप देखेंगे, जहाँ पे की प्लेन एरिया होगी तो वहां पे उतनी पॉपुलेशन क्यों है, क्या रीजन है जब पॉपुलेशन बूस्ट होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कहीं की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने लगती है, उसका रीजन क्या है, पॉपुलेशन घटने का रीजन क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। देखिए, फैक्टर, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन के पीछे की थ्योरी समझेंगे, हेल्थ एंड वेलबींग को समझेंगे इसी में। फिर है आपका नेक्स्ट सब टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन जैसे कि हम देखते हैं एक जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से, जॉब्स की वजह से, कहीं स्टडीज की वजह से। तो माइग्रेशन कैसे इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन की, वहाँ की पॉपुलेशन को, और वहाँ की पॉपुलेशन को अगर इम्पैक्ट करता है तो फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी वो इन्फ्लुएंस करता है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फर्क पड़ती है। तो ये सब कैसे, माइग्रेशन के पीछे का रीजन क्या है, इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, सेटलमेंट्स, रूरल रूरल और अर्बन, अर्बनाइजेशन प्रोसेस, इसी में हम समझेंगे। और फिर है पैटर्न एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज, वर्ल्ड में कैसे, कहाँ पे क्या माइग्रेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, माइग्रेशन पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन की पॉलिसीज क्या है अलग अलग कंट्रीज के लिए, ये सब हम इसमें जानेंगे। फिर आता है आपका इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं जियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कि हमारे दूसरे कंट्री से जियोलॉजी की, जियोग्राफी की वजह से कैसा रिलेशन है, और हमारा दूसरी कंट्री हमारे लिए क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है उनका, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे उनसे रिलेशन रखने में, ये सारा जियोपॉलिटिक्स जो भी है वो सब हम यहाँ पे समझेंगे। जियोपॉलिटिक्स में हम जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी जान लेंगे कि जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के पीछे रीजन क्या होता है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं यहाँ रशिया यूक्रेन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे का क्या रीजन है, और ये सब हम इसमें जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में समझ लेंगे। फ्रंटियर और बाउंड्रीज के बीच में क्या डिफरेंस होती है, ये सब भी हम समझ लेंगे। फिर है आपका जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, आपका सेक्शन 8 है जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ते हैं कि जियोग्राफी रिसोर्सेज के बारे में, कि कौन से एरिया में हमें कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल रिसोर्स, ये भी एक तरीके के रिसोर्स ही है। तो इसमें क्या वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कहाँ कौन से एरिया में कॉपर माइंस है, आयरन माइन कहाँ कहाँ पे है वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ये सब हम जान लेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि माइंस कहाँ पर है, कॉपर की माइन आपको एक नाम दे देगा, एक कंट्री का ऑप्शन में दे देगा, दो चार कंट्रीज की ये वाली माइन कहाँ पे है, तो आपको ये सब याद करना होता है, तो ये सब हम याद करेंगे इसमें।
और रिसोर्सेज के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इन सब के रिसोर्सेज को हम किस 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 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये भी हम इसमें समझ लेंगे। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट, जब एक्सप्लॉइट मतलब कि ज्यादा यूज कर लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है, ये हम जान लेंगे। डेफोरेस्टेशन हम करते हैं माइनिंग करने की वजह से, और एक्सेसिव एग्रीकल्चर करने की वजह से क्या, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट को, ये कैसे नुकसान करती हैं, इन सब चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, फिर है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे बिना उसको एक्सप्लॉइट किए हुए, ये सब हम जानेंगे यहाँ पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे का रीजन यहाँ पे भी आ गया, देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ जाएगी तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो आएगी, तो इन सब के पीछे भी क्या रीजन है, ये सब हम यहाँ जानेंगे। पॉल्यूशन और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। फिर से यहाँ पे आ गया ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में 2 बार मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फिर इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और फिर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, तो ये जो गोल्स हैं, ये 14 गोल्स है, तो ये सब कौन से नंबर पे कौन सा गोल है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि SDG 1 क्या है, SDG 4 क्या है, ये सब हम जानेंगे अपने वीडियो में, अपने कोर्स में। और फिर है हमारा सेक्शन 9 आ जाता है, जहाँ पे कि हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। जो किसी भी एरिया की जो ज्योग्राफी है, वो उसका रोल होता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी, कि उस एरिया का, उस ज्योग्राफी का उस एरिया की ज्योग्राफी कैसी है, कैसी टोपोग्राफी है, ये डिसाइड करती है कि उस एरिया में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं प्लेन एरिया में, जहाँ पे कि प्लेन है, तो उस वाले एरिया में क्या होती है, ज्यादातर हम देखेंगे कि लोग जो है प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में मोस्टली लोग प्लेन एरिया में एंगेज रहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटीज, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि प्राइमरी में हम जानते हैं मेजरली एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, आपका फिशिंग आता है, लाइव स्टॉक आता है, ये सब हम जान लेंगे इसमें। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे कि ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ये सब हम इस वाले सेक्शन में जानेंगे। फिर है फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, वही जो किया अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर है एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, उसके सॉइल के बारे में, क्लाइमेट कैसा है उस पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। प्राइमरी क्रॉप्स, कौन कौन सी जगह की प्राइमरी क्रॉप क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा क्रॉप ज्यादा होता है, कौन से राज्य में हमारे। फिर वर्ल्ड में भी हम जानेंगे कि कहाँ पे क्या ज्यादा होता है, कौन से गेहूं, चावल, मक्का कहाँ पे ज्यादा होते हैं, ये सब हम जानेंगे। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप्स को हम जानते हैं कैश क्रॉप से भी, जिसका कि हम लोग जो खेती करते हैं कमर्शियल क्रॉप्स का, वो कमर्शियल मीन के मोटिव की वजह से ही करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के बारे में कवर कर लेंगे। फिर है इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स, और वो बनते कैसे हैं, फिशिंग ग्राउंड वहां भी उसी वाले रीजन में क्यों है, इन सब के बारे में भी हम इस वाले में चर्चा करेंगे। फिर है आपका माइनिंग इकोनॉमी, माइनिंग इकोनॉमी कहाँ का है, कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं, मिनरल के एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, माइनिंग इकोनॉमी और फैक्टर्स गवर्निंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स। फिर है वर्ल्ड रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड कॉपर,
इन चारों मिनरल्स का जो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रिजर्व है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, कौन से एरिया में हाईएस्ट रिजर्व है इनका, और कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इन सब के बारे में हम इससे पढ़ेंगे। हम आपके सिलेबस में तो ये 4 मिनरल्स ही दिए हुए हैं, लेकिन हम इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कि अभी यूरेनियम, लिथियम और फिर लीड, कॉपर, इन सब के बारे में भी, कॉपर तो है ही, इन सब के और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं सारे के बारे में हम आप पढ़ेंगे। वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड में इनका कहाँ का रिजर्व है और प्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया में तो देखेंगे। और फिर है वैसे फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही फ्यूल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्यूल कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं, क्रूड, पेट्रोलियम जो है, ये सब हम कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ये देखेंगे। पावर रिसोर्सेज का क्या है, कहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है, उनको क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ताकि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर फोकस करें। तो उसके बारे में हम लोग इस वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे। जहां जरूरत लगे हम लोग मैप से पढ़ेंगे, और याद करने जहां जहां पे कि आप लोगों को याद करने का हो, तो वहां हम लोग लिस्ट से, ट्रिक से, इन सब से याद कर लेंगे। तो आप लोग जो भी ज्योग्राफी में जो फैक्ट्स याद करने हैं इनका तो टेंशन नहीं लीजिए, ये सारे हम मैप से याद कर लेंगे, और फिर इमेज से याद कर लेंगे, नहीं होगा तो। और फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब हम रिसोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो जहाँ पे हम रिसोर्स पढ़ते हैं वहां पे ही हम देखेंगे कि उसी की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। जहाँ पे जो रिसोर्स है वहां पे उस इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहाँ पे वर्ल्ड में, कहाँ पे फेमस इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, ये सब हम इसमें देख लेंगे। और इंडस्ट्री को लगाने में क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं भी हम इंडस्ट्री लगाने चाहते हैं तो हम देखेंगे कि कहाँ क्या रीजन है, कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये वाला जगह जो है सुटेबल है हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो ये हम इस वाले में पढ़ लेंगे इसमें। वैसे वही ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वर्ल्ड में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे इंडस्ट्रीज का। तो ये सब, तो ये वाला सेक्शन हो गया। और फिर है नेचर एंड ट्रेड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता है, इंडिया कौन कौन सी चीजों का ट्रेड करता है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, व्हीट, कॉटन, टी, कॉफी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स और ज्वेलरी, इनका ट्रेड कैसे होता है, कौन कौन से रूट्स हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट हमारे ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि ट्रांसपोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज, ये कितने तरीके के हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से मेजर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में भी हम देखेंगे कहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं। फिर जो ओशनिक रूट्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ओशनिक रूट्स यानी ओशनिक रूट्स में ही हम पढ़ेंगे स्ट्रेट्स के बारे में, स्ट्रेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेट्स यानी कि जल संधि, इनका क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये हम पढ़ेंगे। स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। तो ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड, इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये सब हम पढ़ लेंगे इस वाले सेक्शन में। फिर आपका आता है सेक्शन 10। ये लास्ट सेक्शन है आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा, लास्ट सेक्शन था फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से फिजिकल ज्योग्राफी को देख रहे थे। वैसे ही जो ह्यूमन ज्योग्राफी है अब हम देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया में कितने तरीके के रेस, जो हमने रेशियल ग्रुप्स के बारे में पढ़े, वैसे ही इंडिया में भी अलग अलग तरीके के रेशियल ग्रुप्स हैं। तो कौन कौन से रेशियल ग्रुप कहाँ, कौन से स्टेट में कौन से रेशियल ग्रुप्स हैं, इन सब चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, फिर पॉपुलेशन थ्योरीज इंडिया के लिए क्या है, ये सब हम पढ़ें। और फिर है आपका एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर कौन कौन से मेजर क्रॉप्स है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया के लिए, ये हम पढ़ेंगे। फिर इंडियन एग्रीकल्चर का रीजनलाइजेशन जो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर होते हैं, अलग अलग एग्रीकल्चर करने का अलग अलग तरीका है, ये सब हम इसमें जानेंगे। इस
एग्रीकल्चर वाले सेक्शन। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेम वही जो हम वर्ल्ड के लिए पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लोकेशन और रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, और इंडस्ट्रीज लगाने के पीछे क्या रीजन होता है, वहाँ पे कौन से बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि ये वाला जो प्लेस है ये सुटेबल है इंडस्ट्रीज के लिए, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। फिर आता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, इंडिया का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इंडिया के मेजर पोर्ट्स, इंडिया का रेलवे, रोडवे और वाटरवे, ये सब इंपॉर्टेंट कैसे है, ये सब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पाइपलाइंस भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम इस वाले में कवर करेंगे। फिर वही इंटरनेशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि पिछले वाले सेक्शन में हमने कवर किया, वो सेम ही है, और हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट, और माना जाता है कि आपके सिलेबस में जो पार्ट सी है ये टफ होता है, ये तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स होता है, ये इजीली समझ भी नहीं आता बच्चों को, बहुत प्रॉब्लम वो इसमें फेस करते हैं, उन्हें लेक्चर भी नहीं मिल पाता सही से ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का, क्योंकि फिजिकल और इंडियन के लिए तो बहुत सारे बुक्स हैं, हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, जो लेकिन जो ये पार्ट सी है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, इससे एक तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक मेजर पोर्शन इस आपका इस वाले सेक्शन से रहता है, और ये इसका जो सोर्स है वो भी कम है, तो इसीलिए ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है पार्ट सी। तो इस वाले सेक्शन में भी जो भी आपके सिलेबस में है वो सब हम टॉपिक वाइज पूरा एक्सप्लेन डिटेल वे में हमारे कोर्स में हम ये सब सारा कुछ ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कि कितने सेक्शन है और क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला सेक्शन है इस पार्ट सी में जो है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में हम पढ़ेंगे मैप्स। मैप क्या होते हैं, मैप हम बनाते कैसे हैं, मैप बनाने में स्केल लगते हैं, स्केल क्या होता है, कितने तरीके के स्केल हैं, ये सब हम, कितने तरीके के मैप्स होते हैं, कितने तरीके के स्केल्स होते हैं, बनाने का तरीका क्या है, ये सब हम इसमें जानेंगे। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल लीनियर स्केल्स, ये वही है स्केल्स के बारे में, अगर हमें किसी मैप में उसको इनलार्ज करना है मैप को, या फिर रिड्यूस करना है, छोटे साइज में बनाना है, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, तो उनका क्या है, वो कैसे बनता है, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या प्रिंसिपल हमें फॉलो करने होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, क्या मेथड, प्रोसीजर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी प्रोजेक्शन करने का तरीका, जो हम मैप बनाते हैं उसको अगर हमको इक्वेटर वाला एरिया बनाना है, उसको प्रोजेक्ट करने का तरीका अलग होता है, उसको प्रोजेक्ट हम अलग वे से करते हैं, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हमें इक्वेटर वाले एरिया को शो करना है अपने मैप में तो वो कैसे करते हैं ये इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आपका होता है कोनिकल प्रोजेक्शन, अगर हमें नॉर्थ पोल वाला एरिया, एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड वाला एरिया कवर करना, प्रोजेक्ट करना होता है, एक पेज पे मैप बनाना होता है उसका, तो हम लोग कोनिकल का यूज करते हैं। ऐसे ही जेनिथल प्रोजेक्शन हम लोग कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर आता है मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ, कि अगर हमें कहीं पर मैप में अगर हमें फिजिकल रिलीफ दिखाने हैं, यानी कि हाइट को दिखाना है, मान लीजिए माउंटेन को दिखाना है, प्लेट्यू को दिखाना है, तो रिलीफ जो है वो हम कैसे शो करते हैं मैप में, ये हम इसमें समझेंगे। हैश्योर से सब करते हैं, हैश्योर से दिखाते हैं हम हाइट्स वगैरह, और फिर शेडिंग से दिखाते हैं, कॉन्टूर्स कैसे कैसे दिखाते हैं, क्या मेथड से रिलीफ शो करने के, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर है वो उसी से रिलेटेड है कॉन्टूर, इंटरपोलेशन, प्रोफाइल्स, ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल्स एंड देयर रेलेवेंस इन लैंडफॉर्म्स मैपिंग एनालिसिस। मैप पूरा कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्या रिलीफ कैसे उसमें शो करेंगे, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ लेंगे। और फिर है आपका मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा। वेदर डेटा कहीं पर दिया हुआ है तो उसको हम मैप पे कैसे शो करेंगे, वेदर डेटा को हम, वेदर मैप को पढ़ते कैसे हैं, क्या टेक्निक्स होती है, क्या प्रिंसिपल है, इन सब चीज को हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वेदर मैप्स जैसे कि हमने बताया, ये सब हम इसमें पढ़ लेंगे, पूरे डिटेल में इसमें क्लासेस चलेंगे आपकी, ये सारा कुछ आपका सिलेबस में जो भी दिया हुआ है सारा कुछ कवर हो जाएगा। और फिर है मैपिंग टेक्निक्स ऑफ पॉपुलेशन,
अगर हमें दिखाना है कि कहीं का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो हम कैसे दिखाएंगे? ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, उसके सोशल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, ये हम मैप पे कैसे शो करेंगे, ये हम इस वाले में समझेंगे कि मैपिंग टेक्निक क्या होती है। अगर हमें ये डेटा मैप पे दिखाना हो, ये सारा डेटा अगर हमें मैप पे दिखाना हो तो कैसे हम करते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। इसी टेक्निक को हम, यही टेक्निक है डॉट, आइसोप्लेथ और क्लोरोप्लेथ मेथड। इसी मेथड से हम डेटा शो करते हैं अपने मैप में। ये सारे डेटा को शो करने का तरीका है ये वाला, ये सारे मेथड्स। तो ये मेथड्स क्या हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, ये सारा हम इस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। फिर आपका आता है सर्वेइंग टेक्निक्स, कि अगर हम मैप बनाने का सोचते हैं तो पहले हम उस एरिया में जाके ये सर्वे तो करेंगे कि देखेंगे कि कैसा रिलीफ है वहाँ पे, कैसे टोपोग्राफी है। तो ये सर्वेइंग टेक्निक्स है। इसमें हम बेसिक सर्वेइंग करने के बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको हम समझते हैं। कितने तरीके के टाइप्स हैं, सर्वेइंग के क्या टाइप्स हैं इसको समझेंगे। सर्वेइंग के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको देखेंगे। वहीं फिर फील्ड वर्क करना होगा आपको, तो उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या तरीका होना चाहिए, इसको समझेंगे। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं फील्ड सर्वे का, इसमें हम ये सारा देखेंगे। ये चेन टेप सर्वे इसी के टाइप हैं, ये सब कवर हो जाएगा आपका। प्लेन टेबल सर्वे, चेन एंड टेप सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ये सर्वे करने का तरीका है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि ये आते हैं थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके यूज से हम सर्वे करते हैं। तो ये सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। फिर आपका सेक्शन 13 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हम अगर जो मैप पे प्रोजेक्ट करते हैं, कभी कभी हमें जरूरत होता है कि हम उसे ग्राफ पे प्रेजेंट करें या डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें। तो वो सब हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफ के थ्रू। जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, 10th में, 9th में होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि मीन, मीडियम, मोड निकालना, हिस्टोग्राम्स वगैरह, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इससे हम किसी डेटा को शो करते हैं। तो उन सब का क्या प्रिंसिपल है, कैसे शो करना है, ये सब हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सुना होगा, हिस्टोग्राम्स, ये सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। इजीली कवर हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स सेक्शन इजी होता है आपकी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का, ये इजीली कवर हो जाएगा। इसी में आता है सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि हम सैंपल लेते हैं, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वो सैम्पलिंग के क्या टेक्निक्स है वो हम इसमें कर लेंगे। कितने तरीके के सैम्पलिंग होते हैं ये सब हम इसमें कवर कर लेंगे। ये वाला सेक्शन आपका इजी है, ये आराम से हो जाएगा। उसी की तरह है ये लास्ट सेक्शन है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, जीआईएस का क्या मतलब है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, कैसे हम रिमोट सेंसिंग का आजकल यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू यूज कैसे कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि प्रिंसिपल, कितने टाइप्स के रिमोट सेंसिंग होते हैं, ये सब हम पढ़ लेंगे। फिर एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है हम ये भी जानेंगे। फिर आता है कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस। तो जीआईएस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हम सुनते होंगे अक्सर स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डेटा। ये स्पेशियल डेटा क्या होते हैं और नॉन स्पेशियल डेटा क्या होता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे। इसी डेटा को प्रेजेंट करने का ये तरीका है वेक्टर एंड रेस्टर फॉर्मेट। इस स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को हम वेक्टर और रेस्टर फॉर्मेट में शो करते हैं। तो ये सब कैसे होता है ये हम इस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। फिर है जीआईएस का एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, बेसिक प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। यहाँ तक आपका एक टॉपिक, एक सब टॉपिक जो है कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस का, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी का नेक्स्ट जो सब टॉपिक है ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये है ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि इसको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे। किसी भी एरिया का लोकेशन जानना हो, उसके लोकेशन के बारे में जानना हो,
तो ये सैटेलाइट के थ्रू हम कैसे जानते हैं, इसका मेजर एप्लीकेशन हम देखते हैं हमारे जीपीएस। जो जीपीएस होता है वो भी एक तरीके का ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम पे ही वर्क करता है। तो इसका क्या सेगमेंट्स एंड एप्लीकेशन है, ये सब हम जानेंगे। बाकी आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। यही है आपका सिलेबस। ये वाला सेक्शन गलती से सर्वेइंग वाला यहाँ पर आ गया है, ये वाला हम रिमूव कर देंगे। बाकी आपका सिलेबस यहाँ तक खत्म हो जाता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे। तो यही है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। यहीं से आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। और अब इस सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, हमें जो 75 क्वेश्चन करने हैं उसको हम अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम ज्यादा सही करें ताकि हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिले, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे अपने उस वाले कोर्स में। तो जिस कोर्स के बारे में मैं बात कर रही थी वो है आपका ये प्रहार बैच। प्रहार बैच आप लोगों के लिए हिस्टोरिकल लॉन्च कर रहा है सीयूईटी पीजी 2025 की। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं अपने कॉलेज, अपने फेवरेट कॉलेज के लिए, तो वो ज्योग्राफी की तैयारी के लिए और सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी के लिए प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी की जो भी सिलेबस मैंने डिस्कस कराया, इसका पूरा डिटेल में आपको सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा। इस बैच में क्या क्या होगा हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आप बताते हैं। तो इसमें आपके लाइव क्लासेस होंगे, लाइव के साथ साथ आपको उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। और फिर आपका जो शेड्यूल होगा, कौन सी क्लासेस कब होंगी, आपको पहले ही दे देंगे। वीकली शेड्यूल जो होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। और फिर इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। और जो ये सब क्लासेस होंगी ये बाइलिंगुअल होंगी, दोनों माध्यम में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं भी ना हिंदी के टर्म समझने में प्रॉब्लम होगी, ना इंग्लिश के टर्म समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको स्टडी नोट्स भी दिए जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स जो भी दिए जाएंगे वो बाइलिंगुअल में रहेंगे, क्लासेस भी बाइलिंगुअल में होगी। और ये जो आप कोर्स जो है इसको अवेल कर सकते हैं हिस्टोरिका के ऐप पे जाकर। और ये जो ऐप है ये आपके लैपटॉप पे भी और आपके फोन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर है इसमें आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि जैसे कोई यूनिट कंप्लीट होता है तो उसका हम आपको प्रैक्टिस एक शीट दे देंगे और उसमें वीकली टेस्ट लेंगे। जो अगर आपका वीक में जो भी क्लासेस हुई उसका एक वीकली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा। फिर आपके उस टेस्ट के लिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार टेस्ट अटेम्प्ट किया उसके बाद एक्सपायर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे और इस टेस्ट के रिजल्ट में आपको रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया होगा उसमें आपकी रैंक क्या है ये आप जान पाएंगे इस टेस्ट में। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। पूरा सिलेबस कवर होने के बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये भी लाइव टेस्ट होगा जिसमें कि आपका रैंक वाइज रिजल्ट आएगा। और फिर आपको स्टडी मटेरियल्स में क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। ई बुक और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो भी होंगे आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स होंगे मेरे। और फिर पीवाईक्यूज तो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट ही है, पीवाईक्यू का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम में। तो पीवाईक्यू भी सॉल्यूशन हम देखेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। और इसमें स्पेशल फीचर ये भी है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रेगुलर गूगल मीट हो मेरे साथ और विष्णु सर और बसंत सर, ये दोनों कवर अप करने के लिए रहेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गूगल मीट में आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। जो भी जेएनयू और बीएचयू के टॉपर्स है उनका क्या कहना है, उनका क्या एडवाइस है आपके सीयूटी पीजी 2025 के लिए, ये सब हम इस वाले कोर्स में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और इस कोर्स की अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली इसकी फीस जो है वो 4500 है, बट नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये फीस जो है वो 3000 है।
आप इसको इनरोल कर सकते हैं। आप ऐप पर जाकर, वो भी कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसकी वैलिडिटी पहले जान लेते हैं। इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, जो सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम होगा उस वहां तक इसकी वैलिडिटी है। तो आपको परचेज कैसे करना है, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। तो पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर फोन से देखना चाहते हैं तो वहां से आप द हिस्टोरिका अगर सर्च करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पे अपने नंबर से रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पे ही यहाँ लेफ्ट साइड में आपका आएगा स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन में जाके आपको कोर्स दिखाई देंगे। आपको जिस कोर्स में इनरोल होना होगा वो कोर्स पे क्लिक करके वहां पे राइट साइड में आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का बटन। वहां पे जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके मैसेज आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया हुआ रहेगा उसमें उसमें आपको लिंक चला जाएगा। उसके व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक जाएगा पेमेंट के लिए। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो इनरोल हो जाएंगे हमारे कोर्स के में। और आपको ये करने में, कोर्स लेने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही डिटेल है हमारे कोर्स की। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।